नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव पास्कल एजुकेशन लखनऊ सेंटर से आपको लेकर हाजिर हूँ। लोकतंत्र के विषय पर अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि चीन का लोकतंत्र कैसा है और वहाँ की शासन प्रणाली क्या है, उसके बारे में समझाएंगे। पिछले आप हमारे वीडियो में देखे होंगे कि हम पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के विषय में आपसे चर्चा किया था, जिसमें आपने देखा कि वहाँ की सरकार किस तरह से किस प्रकार काम करती है, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज है या नहीं है, इस विषय पर मैं पिछला वीडियो आपको दे चुका हूं। आज के वीडियो में हमें बताना चाहूंगा कि चाइना का लोकतंत्र कैसा है और फिर इसके बाद मैक्सिको का, फिर उसके बाद आपको हम भारत के लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखता हूं। जैसा कि विषय मेरा है लोकतंत्र क्या क्यों एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम चीन की संसद के बारे में बात करना चाहूंगा, जहां की संसद का नाम है, चीन की संसद का नाम है आपका कवांगुओ रेमिन दाई बियाओ दाहुई, यानी इसको हम राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंसद, जो चीन की राष्ट्रीय जनसंसद है, उसको हम क्या बोलते हैं? कवांगुओ रेमिन दाई बियाओ दाहुई, यानी राष्ट्रीय जनसंसद। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। यानी जहां हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी नियमित रूप से चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है, वैसे ही वहां भी नियमित रूप से 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। लेकिन वहां इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। यानी संसद जो है वहां की राष्ट्रीय जनसंसद, इसको अधिकार है अपने देश का राष्ट्रपति चुनने को। वही चीज हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति को भी संसद चुनती है। तो कुछ सदस्य इसमें जो हैं वो चाइना के, वो चीन की सेना से जुड़े होते हैं। इसमें पूरे चीन के लगभग 3000 चुनाव से पूर्व जो चुनाव वहां होता है, वहां के जो 3000 सदस्य आते हैं, कई सदस्यों का चुनाव वहां सेना करके भेजती है। यानी लगभग वहां 3000 सदस्य मिल करके जब चुनाव के लिए घोषणा होती है तो उसमें ये लोग भाग लेते हैं। 3000 के लगभग सदस्य, उसमें से कुछ सदस्यों का चुनाव वहां की सेना करती है। अब आप समझ सकते हैं कि वहां की सेना अगर कुछ सदस्यों का चुनाव कर रही है तो थोड़ा सा मामला कुछ भारत के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में अलग हो जाता है। तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो संसद का चुनाव होता है वो भारत की जनता करती है, और राष्ट्रपति का चुनाव की बात आती है तो वहां की जो संसद है भारत की, वो राष्ट्रपति का चुनाव करती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है कि 3000 सदस्यों को चुना जाता है, उसमें से कुछ सदस्य सेना के द्वारा चुने जाते हैं। इस तरह से वहां की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है। वो पार्टी से बिना मंजूरी लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वहां की एक पार्टी है, उस पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब उस पार्टी की मंजूरी लेने का मतलब वो किसको मंजूरी देगी, किसको नहीं देगी, अपने मन मुताबिक लोगों को देगी। तो वहां हम नहीं कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा चुन करके निर्धारित होता वहां का राष्ट्रपति, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि जब आपको एक उदाहरण देंगे कि 2002 और 3 में 2002 और 3 के बीच जब वहां चुनाव हुआ था, तो चुनाव के में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ अन्य पार्टियां, छोटी पार्टियां सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी जो चुन करके कुछ सदस्यों को निमंत्रित करती है, उसमें कुछ ही सदस्य
जो है उसमें जैसे छोटी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ साथ कुछ छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ उसका चुनाव करती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुमति लेने वाली जो बात है कि बिना अनुमति के आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक ऐसा विषय बन जाता है कि हम लोकतंत्र में किसी की इजाजत लेकर के चुनाव लड़े तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात निकलकर सामने आती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां का जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्रात्मक ना होकर के वहां के किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र की इस कड़ी में हम एक देश मैक्सिको को भी हम देख लेते हैं कि वहां भी कुछ इसी तरह की चीजें जुड़कर सामने आती हैं। मैक्सिको में क्या है कि मैक्सिको हमारा एक आजाद देश है, लेकिन ये आजाद कब हुआ था? 1930 में। मैक्सिको को जो आजादी मिली थी वो 1930 में मिली थी आजादी। यानी मैक्सिको में हर 6 वर्ष पे चुनाव होता है, चाइना में हर 5 वर्ष पे, भारत में 5 वर्ष पे, पाकिस्तान में 5 वर्ष पे, लेकिन वहां पर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इस प्रकार देश में कभी भी वहां फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। मतलब मैक्सिको में क्या है कि 1930 से लेकर के लगभग करीब सन 2000 तक वहां पर किसी प्रकार का फौजी शासन जैसे पाकिस्तान में है, इस तरह का शासन वहां पर व्यवस्था नहीं लागू हो पाई। लेकिन 2000 तक हर चुनाव में एक वहां पर एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, वहां एक पार्टी है मैक्सिको में PRI। ये जो पार्टी है, इस नाम की एक पार्टी है, इसको हर समय जीत मिलती। अब यहां एक शक का विषय बन जाता है कि हर समय इसी को जीत क्यों मिलती है? कुछ ना कुछ कारण इसके पीछे होंगे। ऐसा क्या रहस्य है कि बार बार जब भी चुनाव होता है एक ही पार्टी को जीत मिले? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि विपक्षी दल जब चुनाव में हिस्सा लेते थे तब कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। अब ये रहस्य इसके अंदर छुपा है कि ऐसी क्या बात है कि विपक्षी पार्टियां बार बार चुनाव में हिस्सा तो लेती हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। क्या वहां पर लोकतंत्र जीवित है या नहीं? इसी विषय पर मैं चर्चा करते हुए आगे आपको बताना चाहूंगा। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो चाहे किसी देश की बात हो। ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में कुछ विपक्षी लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि नहीं, अरे भाई ईवीएम की हैकिंग के माध्यम से या वोटरों को लुभा करके। देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, वह किसी भी देश की पार्टी हो, चुनाव के समय कुछ चुनावी हथकंडे हैं जिनको अपनाते हैं वो पार्टियां, और उसमें एक देश मैक्सिको भी है। ऐसा नहीं कि हमारा देश ही सिर्फ है, चुनावी हथकंडे सभी देश अपने अपने तरीके से अपनाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ हथकंडे अपना करके हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI वहां कुख्यात है, वहां मतलब फेमस है। PRI जो मैक्सिको में पार्टी है पूरी तरह से बदनाम है कि वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके वहां चुनाव को प्रभावित करती है और चुनाव को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती है और लाने में सफल भी रहती है। वहां क्या होता है कि वहां के जो सरकारी दफ्तर होते हैं और सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों के लिए पार्टी की जो बैठक होती है उसमें जाना अनिवार्य, जबकि ऐसा नहीं है भाई। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों में कोई प्रशासनिक अधिकारी जाकर के भाग ले, ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसा होता है। तो इस प्रकार से वहां पर आपने देखा होगा कि वहां के जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों को मजबूर किया जाता है कि अपने छात्राओं को समझाएं कि PRI के लिए वोट करें। अब समझ लीजिए वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी कैप्चर कर ली गई है PRI पार्टी के द्वारा कि वहां दबाव देकर के बताया जाता सभी सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों से। एग्जाम्पल के रूप में जो शिक्षक वहां हैं उन शिक्षकों को जो है प्रेशर डाला जाता है, उन पे दबाव डाला जाता है कि बच्चों को समझाएं
और बच्चों के माता पिता को भी समझाएं कि वो पीआरआई को वोट दें। इस तरह से तमाम गतिविधियां वहां सामने आती हैं और वहां की जो मीडिया है जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करती है। एक विषय एक देखिए यहां पर यह भी है कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया को हमारे भारतीय संविधान में या किसी भी देश के संविधान में मीडिया जो है चौथा स्तंभ के रूप में, फोर पिलर के रूप में काम करता है। लेकिन वहां भी देखिए, वहां मीडिया क्या कर रही है, विपक्षी जो नेता हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनकी आलोचना कर रही है बजाय सरकार से सवाल पूछने के। भाई किसी देश की अगर शासन व्यवस्था किसी एक पार्टी के हाथ में है तो उससे आपको सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। क्या? मैक्सिको जैसे देश में भी विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा जाता है, उनको टार्चर किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को देखिए, कई बार वहां ऐसा भी हुआ है कि जैसे मान लीजिए वोटिंग के लिए मतदान केंद्र निर्धारित किए गए, अब चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को भेज करके मतदान कराना है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कल या परसों मतदान कराना है और आज पता चला कि नोटिस आई कि यहां मतदान केंद्र ये बदलकर यहां से 10 किलोमीटर दूर चला गया। अब आप सोचिए, वोटर को पता है कि मुझे यहां कल वोट देना है और आज शाम को ही मालूम पड़ रहा है कि अब 10 किलोमीटर दूर वोट देने जाना है, तो कौन जाएगा? तो ऐसी भी वहां गतिविधियां होती हैं कि समय से कुछ घंटे पहले वहां पर मतदान केंद्र हटा दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे वोटर जो है वोट नहीं डाल पाते हैं। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा खर्च करती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब जब पैसा खर्च करना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र वहां प्रभावित होगा कि नहीं होगा। क्या हम चुनाव को लोगों के द्वारा शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? यह सवाल मेरा जो है आपसे है कि क्या हम चुनाव को लोगों के द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं कि हम चुनाव में जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, उससे मुझे एक अच्छा शासक मिलेगा? क्या यह संभव है चुनाव से? जिस प्रकार की गतिविधियां आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में देखा, चाइना में देखा, आप जो है मैक्सिको में देख रहे हैं, क्या ये गतिविधियों से आप आशा करते हैं कि आपको निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा और एक निष्पक्ष और स्वतंत्र काम करने वाला शासक आपको मिल पाएगा? इन्हीं सब उदाहरणों को सुनने के बाद यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। काफी सारी समस्याएं हैं। आप चीन में देखा, चीन के चुनाव में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो उनके सामने यही है कि वो कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं है उनके पास। अब जब वास्तविक और गंभीर, यानी देखिए, कोई भी चुनाव में जब पार्टियां जाती हैं तो एक से अधिक विकल्प होने चाहिए। मतदाताओं के सामने 2-4 विकल्प होना चाहिए कम से कम। किसको हमें चुनना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका तो हमें जो है विकल्प अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे अच्छाई और बुराई को पहचान सकते हैं? तो मजबूर हैं, जैसे चाइना में, मैक्सिको में, पाकिस्तान में। हो सकता वही कंडीशन हमारे भी देश में हो या होने की संभावना हो या हो रही हो। तो इस सब सवालों का जवाब आपको आगे की वीडियो मेरे मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखे होंगे कि लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। अब ये जबरदस्ती लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प तो हैं, लेकिन असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। कहने को है लेकिन असली रूप में नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं कर सकते हैं, लोगों को चाहने पर भी। अगर लोग चाहें कि वहां हम निष्पक्ष कोई शासक चुन लें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहां की व्यवस्था को तो जान ही रहे हैं। अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता को जोड़ते हैं। वो विशेषता यह है कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्प के बीच चुनने की स्थिति भी पैदा करनी होगी।
देखिए, चुनाव कराने का सीधा सा मतलब है कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां होंगी या होनी चाहिए, तभी हम निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं। जनता के सामने हमें विकल्प देना होगा और ये काम हमारी संवैधानिक ढांचा को मजबूत करने वाली संस्थाएं ही कर सकती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शासक दल को गद्दी से अगर हमें उतारना है, उसके लिए विकल्प जरूरी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर पर लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में आज बस इतना ही। बाकी आप अगले एपिसोड में सुनेंगे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है और उस पर आपका हमारा क्या मत है। तो इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।